नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें देखने को मिलेगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज है संडे यानी कि रविवार। तो हर रविवार को आप लोग देखते हैं कि रात 9 बजे हम लाइव आकर जुड़ते हैं और आपके जो भी सवाल रहते हैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश की जाती है। तो रात 9 बजे आप लोग भी लाइव आइए और अपने सवाल तैयार रखिएगा। अभी हमारे प्रधानमंत्री साहब यूएई की यात्रा पर हैं, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की। और रुपये और दिरहम में कारोबार करेंगे भारत यूएई। और अगर आप लोग ये यूएई को देखना चाहें तो देखिए, एशिया में आप देख रहे हैं ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा यूनाइटेड अरब अमीरात, इसकी राजधानी आप लोगों को अबू धाबी देखने को मिलेगी। देखिए फारस की खाड़ी है यहीं लगी हुई है, ये भी आप लोग देख लीजिए। ये सऊदी अरब है, ये ओमान आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसी की बात हो रही है। तो पीएम मोदी और राष्ट्रपति नाहान की अगुवाई में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। दुनिया के किसी देश से भारत का यह इस तरह का पहला समझौता है। मोदी बोले कि यूएई संघ व्यापार को 85 से बढ़ाकर आप देखिए $100 अरब तक ले जाएंगे। यूएई में होने वाले कॉप 28 सम्मेलन के लिए भारत ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया है। और देर शाम फ्रांस और यूएई के सफल दौरे के बाद पीएम मोदी स्वदेश लौटे हैं, भारत लौटे हैं। ये आप देखिए बुर्ज खलीफा पर उकेरी मोदी की तस्वीर आप लोग देख लीजिए। और जलवायु परिवर्तन पर विकसित देश $100 अरब देने की प्रतिबद्धता भी करें पूरी, ये भी कहा है। 3 समझौते हुए हैं। दोनों देश भारतीय मुद्रा रुपये और यूएई की मुद्रा दिरहम में कारोबार करेंगे। इससे व्यापार बढ़ेगा और लेन देन लागत और भुगतान समय कम लगेगा। और आयातकों व निर्यातकों को डॉलर का इंतजाम किए बगैर भुगतान करने की सहूलियत मिलेगी इससे। और इससे मुद्रा बाजार में रुपये दिरहम में निवेश करने का विकल्प भी खुलेगा और पर्यटन भी सुविधाजनक होगा। दोनों देशों के बीच डिजिटल भुगतान मैसेजिंग सिस्टम यानी कि भारत की यूपीआई और यूएई के भुगतान प्लेटफॉर्म आईपीपी को आपस में जोड़ा जाएगा। इससे दोनों देशों की जनता को एक दूसरे देश में कार्ड लेन देन पर कोई अतिरिक्त चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। आईआईटी दिल्ली अबू धाबी यूएई और में अपना पहला कैंपस खुलेगा। यह मीना क्षेत्र मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में भारत का पहला आईआईटी कैंपस होगा। तो देखिए जब भी प्रधानमंत्री साहब किसी देश की यात्रा पर जाते हैं तो कुछ समझौते तो होते ही, ये आप लोग जानते हैं। दिल्ली से जुड़े अध्यादेश पर विरोध करेगी कांग्रेस। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सोनिया गांधी की अध्यक्षता में पार्टी संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक में हुआ निर्णय। केजरीवाल के बेंगलोर में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में जाने का खुला रास्ता। दिल्ली और पंजाब इकाई का विरोध नजरअंदाज, औपचारिक ऐलान से परहेज। आपने देखा है कि देखिए जो दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण की शक्ति सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दी थी, मुख्यमंत्री को दी थी। उसके बाद आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाई थी। और अध्यादेश कौन लाता है? राष्ट्रपति लाते हैं अनुच्छेद 123 के तहत। और आप देखते हैं कि एक से आगे चलकर राज्यसभा लोकसभा से पास भी करवाना होता है, तो उसमें वापस शक्तियां छीन ली गई थी। तो उसी को लेकर आप देखिए कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का कह लीजिए या आप देखिए दिल्ली के हित में कह लीजिए ये फैसला लिया है। और कांग्रेस की बात करें तो आप देखते हैं कि बहुत पुरानी पार्टी है। देश की आज़ादी के लिए एक संगठन के रूप में स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और दिल्ली को आप लोग देखना चाहें तो नई दिल्ली इसकी राजधानी है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री। विधानसभा में 17 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। राजद बैठक के लिए चिराग व मांझी को न्योता। ये जेपी नड्डा ने आप देखिए अन्य सहयोगी दलों को भी लिखा पत्र। 18 जुलाई को बुलाई बैठक। पंजाब में श्रोमणी अकाली दल से अलग हुए सुखदेव सिंह ढींगसा को दिया गया न्योता। एक आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि देखिए 2024 में आपके लोकसभा चुनाव है और आप सभी जानते हैं कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 543 सीटें। इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। तो उसी को लिए आप देखते हैं कि विरोधियों की भी बैठकें हो रही हैं गठबंधन की, सत्ता पक्ष की भी बैठकें हो रही गठबंधन की, तो होती रहेंगी ये तो। CUET UG में 22,000 छात्रों ने प्राप्त किए 100 परसेंटाइल
और 11 लाख छात्रों ने लिया था परीक्षा में हिस्सा, जल्द शुरू होगी विश्वविद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया। 100% स्कोर करने वाले सबसे अधिक 5,685 छात्र अंग्रेजी विषय के हैं, देख लीजिए। मानहानि मामले में दोष सिद्धि पर रोक की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी। आपने देखा होगा कि मोदी उपनाम को लेकर जो राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी 2019 के लोकसभा चुनाव के समय, उस समय आप देखते हैं कि गुजरात की एक स्थानीय अदालत ने 2 साल की सजा दी थी और इनकी जो सदस्यता है, लोक सदस्यता, उसे रद्द कर दिया गया था। तो उसी की बात हो रही है, ठीक है। तो अब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट गए हुए। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप देखते हैं कि सर्वोच्च अदालत है, जब नीचे से आप लोगों को राहत ना मिले तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। और अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी, कब इसकी स्थापना हुई थी? 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और नई दिल्ली, आप देखते हैं कि इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनमें सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में 2 वर्ष की सजा, और इनकी भी आप देखते हैं कि विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में सीएम और तत्कालीन डीएम पर की थी टिप्पणी। और शहजाद नगर के मामले में 2,500 रुपए का जुर्माना, जमानत पर रिहा हुए हैं। 2 मामलों में हो चुकी है इन्हें सजा। आजम खान को इससे पहले 27 अक्टूबर 2022 को भड़काऊ भाषण के एक अन्य मामले में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी। इसके आधार पर आजम की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई थी। उन्होंने सजा के खिलाफ एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में अपील की थी, वहां से उन्हें राहत मिल गई थी। इसके अलावा 15 साल पुराने हाईवे जाम के मामले में मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम पर उनके बेटे अब्दुल्ला को 13 फरवरी 2023 को 2-2 वर्ष की सजा सुनाई थी। इनके बेटे की भी आप देखते हैं कि विधानसभा सदस्यता रद्द हो चुकी है, आप देखेंगे। और देखिए 2 या 2 से अधिक साल की सजा होती है ना, तो आप लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। ये आप देखते हैं कानून है। दिल्ली में बाढ़ का पानी तो उतरा पर बढ़ रही चुनौतियां, ये भी आप लोगों को देखने को मिलना चाहिए। और पृथ्वी की अगली और बड़ी कक्षा में पहुंचा चंद्रयान-3। इसरो ने शनिवार को कक्षा बदलने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर चंद्रयान-3 को अगली और बड़ी कक्षा में भेज दिया। इसरो ने इंटरनेट मीडिया पोस्ट में कहा है कि अंतरिक्ष यान के सभी उपकरण ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। चंद्रयान-3 अब 41,762 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच चुका है। ये आप देखिए, इसरो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पत्नी का भरण पोषण कर सकते तो माँ का क्यों नहीं? ये माता पिता के प्रति बेटे के कर्तव्यों को लेकर कोर्ट ने दी सीख। देश की संस्कृति और उपनिषदों की शिक्षाओं का दिया हवाला। माँ को 10,000 रुपये महीने देने का आदेश रद्द करने से किया इनकार। ये आप देखिए, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखेंगे कि माँ बाप आपको बड़ा कर सकते हैं, पाल पोस सकते हैं, आपको खर्च दे सकते हैं, तो जब आप कमा रहे हैं तो आप नहीं दे सकते हैं। इस तरह के फैसले अच्छे रहते हैं। अब आप देखेंगे ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली में आप देखते हैं कि पानी का तो बुरा हाल है, बाढ़ की तरह आ चुकी है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय में कल से शुरू हो सकती है दाखिले की दूसरे चरण की प्रक्रिया। सीयूईटी स्नातक के परिणाम जारी हो गए ना, तो उसी में एहतियाती हिरासत में निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन हो। हिरासत बरकरार रखने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया है रद्द। ये आप देखते हैं कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया की पीठ ने प्रकाश चंद यादव उर्फ मुंगेरी यादव की हिरासत को बरकरार रखने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया है। प्रकाश चंद यादव को झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 के तहत असामाजिक तत्व घोषित कर दिया गया था और पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि कानून की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। कॉलेजियम की सिफारिश दोहराने के बाद हाईकोर्ट में 3 जजों का तबादला। ये आप देखिए कि जो जजों की नियुक्ति और आप देखते तबादले को लेकर जो कॉलेजियम व्यवस्था है ना, उसी की बात हो रही है। G20 के नेताओं में सहमति बनाने में पीएम मोदी निभा सकते हैं अहम भूमिका। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस, चीन, ब्राजील के राष्ट्रपतियों ने इस संबंध में बात करेंगे प्रधानमंत्री हमारे मोदी साहब। ये आप देखते हैं कि एक तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए
कि हम लोग G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। किसकी? G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। G20 के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। 20 सदस्यों में आप देखें तो अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ आप लोगों को देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग ब्रिक्स की बात करें, ब्रिक्स की, तो इसमें आप देखते हैं कि कौन कौन शामिल है। बताइए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ब्रिक्स के बारे में सुने हैं या नहीं? ब्राजील, रसिया, चाइना, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल है ना, तो उसी की बात हो रही है। मौसम के सटीक पूर्वानुमान को हमारे पास जल्द होगा सुपर कंप्यूटर। ये विज्ञानियों और शोधकर्ताओं ने हमारे देश में मौसम और जलवायु अनुसंधान में अग्रणी बनाया है। इससे अगर आप देखते हैं पूर्वानुमान लग जाता है तो जो जान माल की हानि होती है उसे से भी हम लोग सुरक्षित होंगे, बचा सकेंगे। ट्रेन से भारत नेपाल आने जाने वाले लोगों की संख्या में बढ़ेगी, संबंध को और मजबूती मिलेगी। जयनगर और जनकपुर विस्तारित रेल लाइन पर आज से शुरू होगी रेल सेवा। भारत नेपाल रेलवे ट्रैक की लंबाई 34 किलोमीटर से बढ़कर 52 किलोमीटर हो गई है। नेपाल अगर आप देखना चाहें तो देखिए, ये नेपाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। अब भारतीय भाषाओं में निःशुल्क मिलेगा ऑनलाइन एआई प्रशिक्षण। विश्व युवा कौशल दिवस पर शनिवार को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय भाषाओं में एआई का कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात हो रही है, ठीक है, एआई का निःशुल्क प्रशिक्षण लेने के लिए एआई पर फॉर इंडिया 2.0 को लॉन्च किया है। एआई स्किल इंडिया और GUVI की संयुक्त पहल है और इस ऑनलाइन कार्यक्रम को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद और IIT मद्रास से मान्यता प्राप्त हुई है और इस कार्यक्रम को 9 भारतीय भाषाओं में आप देखते हैं जारी किया गया है। देश के हर गांव में लगेगी आयुष्मान चौपाल। एक कहा सभी राज्य वर्ष 2040 तक के लिए बनाएंगे स्वास्थ्य का रोड मैप। और देहरादून को में 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर का समापन। और चिंतन शिविर में इन प्रमुख बिंदुओं पर लिया गया है निर्णय। अंगदान की प्रक्रिया को सरल करने के लिए नेटो, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू प्लांट ऑर्गेनाइजेशन और सोटो, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू प्लांट ऑर्गेनाइजेशन में होगा बदलाव। CHC में हर सप्ताह लगेगा आयुष्मान कैंप। और लिंगानुपात में गैप करने के लिए PNDT एक्ट में होगा संशोधन। सभी राज्य अपनाएंगे एक दूसरे राज्य की बेस्ट प्रैक्टिस। और चिकित्सकों की कमी दूर करने को बनेगा नेशनल रजिस्टर, ये आप लोग देखेंगे। और देखिए, अंगदान हमारे देश में कम ये देखने को मिलता है, दुनिया में अलग अलग देशों में देखिए ज्यादा देखने को मिलता है। अब आप देखिए, भगवान ना करे किसी की दुर्घटना हो जाती है, रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, तो आप सभी जानते हैं, अब आप देखेंगे कि उसके काम के तो कुछ अंग बचे नहीं, उसका शरीर के कोई विभाग, तो अगर वो किसी को दान कर देता है, उसका परिवार किसी को दान कर देता है, तो बहुत सारी जिंदगियों को बचाया जा सकता है। अब तो आप देखते हैं अभी से लिखा पड़ी हो जाती है पूरी, कि आप अगर अपना शरीर दान करना चाहते हैं आपके जाने के बाद, ठीक है। ये शहरी क्षेत्रों में 79 बायोगैस प्लांट को मंजूरी मिली है और CBG प्लांटों को मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश में 16 है, तमिलनाडु में 16 है, पंजाब में 18 है, गुजरात में 5, महाराष्ट्र में 8, कर्नाटक में 6, तेलंगाना में 4, मध्य प्रदेश में 1, असम में 1, झारखंड में 1, दिल्ली में 1, केरल में 1, बिहार में 1। और बजट में गोवर्धन योजना के तहत 75 प्लांट लगाने का किया गया था ऐलान। राज्यों ने स्वच्छ भारत मिशन की पहल के प्रति दिखाया उत्सर्जन। ये अब आप देखिए, राजनीति की खबरें चल रही हैं और मध्य प्रदेश में आप देखिए, राजस्थान में आपके, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में चुनाव हैं। ये चुनाव करवाता कौन है? विधानसभा के चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और बाकी आप देखते हैं, राजनीति की बातें हैं तो राजनीति होती रहती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है।
भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल में दर्शन, दृष्टि और विचार। भारतीय ज्ञान परंपरा को जानने के लिए लोक कथा, लोक कवित्व को सुनना होगा। उपनिषद, भगवत गीता, रामायण और भागवत भारत की ज्ञान परंपरा के वाहक हैं और इन्हें अगर टाइम मिला करे तो जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। ठीक है, ये 15 फरवरी से होंगी आपकी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं, ये आप लोग याद रखिएगा। ये शाखा लगाने के साथ साथ सेवा कार्यों पर जोर। ये मणिपुर की स्थिति पर चिंता जताते हुए राहत कार्य और तेज करने का दिया गया जोर। ऊटी में संपन्न प्रांत प्रचारक बैठक में शताब्दी वर्ष की कार्य योजना पर भी हुई चर्चा। ये आप देखिए स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है, जो आरएसएस आप लोग देखते हैं ना, उसी की बात कर रहा हूँ। और आप देखते हैं हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केशव बलिराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे। ठीक है, पूर्व ब्रिगेडियर गिल ने पत्नी को दी अनोखी श्रद्धांजलि। ये आप देखिए चंडीगढ़ से काफी दूर का सफर कर पहुंचे मिजोरम। 20 लाख की एम्बुलेंस दी, ग्रामीणों को 50,000 रुपए की दवाई बांटी, कई लाख रुपए अनेक मद में आप देखिए किए दान। अच्छी बात है। आप देखिए 1971 में युद्ध से पहले पाक पर की थी इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, उसमें आप देखिए इनमें हिस्सा लिया था इन्होंने। नवाचार से तैयार हो रहा है शिक्षा का सशक्त आधार। केंद्र सरकार ने गत सप्ताह राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी विद्यालयों का परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया, जिसमें आप देखिए पंजाब चंडीगढ़ का प्रदर्शन अच्छा रहा है। और चिंतनीय यह है कि इंडेक्स ने कई बिंदुओं पर सुधार का संकेत दिया है। विशेषकर लर्निंग आउटकम पर सुखद यह है कि कई विद्यालयों और शिक्षकों द्वारा ऐसे नवाचार किए जा रहे हैं जिससे विद्यार्थियों में पढ़ने की रुचि और सीखने का स्तर बेहतर हो सके। आज पर ये आप लोग दर्पण से चमक रही है सरकारी विद्यालयों की छवि। और सरकारी विद्यालय अगर आप देखते हैं कि सुधरते हैं तो देश की बड़ी अच्छी स्थिति रहेगी। और कहते हैं ना कि आपको अगर किसी देश को विकसित बनाना है, महाशक्ति बनाना है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल फ्री कर दीजिए। हर गरीब की आप देखिए पहुंच हो, उसे जो पढ़ना है वो स्वेच्छा से पढ़ सके। क्योंकि हमारे देश में सबसे महंगा कुछ है और लोगों की पहुंच से बाहर है तो वो शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था ही है। नौनी हालों के साथ बड़ी कक्षा में ऐप से सुधार रहे स्तर। छोटी डिवाइस से बढ़ रहे बड़े कदम। पंजाब में चलते फिरते स्कूल में बच्चे पा रहे हैं ज्ञान का अमृत। अच्छी बात है। पृथ्वी की अगली ओर आप देखते हैं जो चंद्रयान-3 की बात हो रही है। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है। ये आपको प्रीलिम्स में, मॉक परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। एक सामान्य जानकारी मिलती है। अनियोजित विकास के दुष्परिणाम। ये आप देखते हैं कि पिछले दिनों उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से अधिक वर्षा के कारण अनेक नदियों का जल स्तर बढ़ने के कारण कई राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। इन दिनों दिल्ली में यमुना भी उफान पर है। राजधानी में यमुना किनारे के कई इलाके में पानी घुस गया। इनमें कई वीआईपी इलाके भी शामिल हैं। कुछ इलाकों में आप देखिए यमुना का पानी 3-4 मीटर तक पहुंच गया है। इसके चलते लोगों को वहां से निकालना पड़ रहा है। इस स्थिति में दिल्ली सरकार की इस दावे की पोल खोल दी कि बरसात के पहले नाले और नालियों की सफाई कराने के साथ जल निकासी की व्यवस्था कर ली गई है। दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में घुसी यमुना के पानी ने योजनाकारों को एक फिर चेताया कि शहरों के बुनियादी ढांचे को जिस तरह बनाया गया वह समस्याओं को जन्म देने वाला है। यदि शहरों के बुनियादी ढांचे को ठीक नहीं किया जाता तो बारिश में वे जल भराव और बाढ़ का सामना करते ही रहेंगे। शहरों की योजनाकार इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि मौसम के तेजी से बदलते चक्र के चलते अब कहीं पर भी कम समय में आवश्यकता से अधिक वर्षा होने की आशंका बढ़ गई है। और इसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कहीं पर भी
वैसी स्थिति बन सकती है जैसी दिल्ली में बनी है। यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली में यमुना का जलस्तर इतना अधिक बढ़ा हो, उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई हो। इसके बाद भी ना तो कोई सही सीख ली जा रही है और ना ही उन कारणों का निदान किया जा रहा है जिनके चलते दिल्ली के कुछ इलाकों में जलमग्न हो जाते हैं। यह समझा जाना चाहिए कि शहरों के आधारभूत ढांचे का वैज्ञानिक तरीके से निर्माण किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई कोशिश दिल्ली तक में नहीं हुई, ना तो केंद्र सरकार की ओर से ना ही राज्य सरकार की ओर से। अभी भी ऐसे कोई आसार नहीं दिखते हैं कि केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर देश की राजधानी के आधारभूत ढांचे को ठीक करने के लिए ठोस प्रयास करने जा रही है। ध्यान रहे कि दिल्ली के आधारभूत ढांचे के निर्माण में केंद्र सरकार की भी एक भूमिका है। और आप देखते हैं कि एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं वो। यह ठीक है कि अप्रत्याशित वर्षा के कारण विश्व के अनेक शहरों में बाढ़ की स्थिति बन जाती है। यह भी कहा जा सकता है कि यदि देश दुनिया के अन्य शहरों की तरह दिल्ली भी बाढ़ से घिर गई तो कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन यह समझा जाना चाहिए कि वर्षा के कारण दिल्ली और देश के दूसरे शहरों की जो दयनीय स्थिति बनी है उसके पीछे नियोजित विकास की अनदेखी है। दिल्ली के कई ऐसे इलाकों में यमुना का पानी घुस गया जो अनियोजित विकास की बानगी है, और कायदे से तो यमुना किनारे आबादी की बसाही नहीं होनी चाहिए, लेकिन वोट बैंक के लोभ में ऐसे इलाकों में भी बसावट होने दी गई जहां बाढ़ आने का खतरा रहता है। इसी तरह इसकी भी अनदेखी की गई कि यमुना किनारे के गांव में अनियंत्रित विकास ना हो पाए। अनियोजित विकास और कमजोर आधारभूत ढांचे के कारण ही कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी चेन्नई और आदि शहरों में पानी हो जाता है। समस्या उन शहरों में ज्यादा होती है जो नदी किनारे बसे हैं। इन नदियों की ड्रेजिंग करने और उनके तटबंध ऊंचा करने की जरूरत होती है, लेकिन यह काम या तो किया नहीं जाता है या फिर काम चलाऊ तरीके से किया जाता है। दिल्ली में ही यमुना को लेकर ऐसे प्रयास नहीं किए गए कि यदि उसका पानी खतरे के निशान को पार कर जाए तो आप देखिए वह ऊंचे तटबंधों के कारण शहर में ना घुसने पाए। दिल्ली में यमुना के प्रवेश करने के पहले ऐसा कोई बांध भी नहीं बनाया जा सका है जहां पानी को सजोया जा सके और उसे नियंत्रित करने से इस नदी में बहाया जा सके। दिल्ली जैसा महानगर जहां करीब 2.5 करोड़ आबादी है और जो देश की शासन व्यवस्था के साथ कारोबार का एक बड़ा केंद्र है, और वहां जब बाढ़ और बारिश से होने वाले जलभराव के कारण लोगों की दिनचर्या बाधित होती है तो उसके आर्थिक दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। इन आप देखिए दुष्परिणामों के कारण शासन प्रशासन की निंदा होती है, लेकिन लगता है कि नीति नेता इस निंदा को तो सहने को तैयार नहीं है, लेकिन आधारभूत ढांचे की इंजीनियरिंग ठीक करने और नियोजित विकास को सुनिश्चित करने के लिए नहीं है। निसंदेह बात केवल दिल्ली की ही नहीं है, देश के लगभग सभी छोटे बड़े शहरों बेतरतीब विकास की ही कहानी कह रहे हैं। और आप देखेंगे कि नगर निकायों के प्रतिनिधि शहरों के बुनियादी ढांचे की सुध इसलिए अधिक नहीं लेते क्योंकि उन्हें वोट आमतौर पर उन हिस्सों से मिलते हैं जहां अनियोजित विकास होता है या फिर जहां झुग्गी बस्तियां होती। स्पष्ट है कि उन नेताओं से शहरों की सूरत संवारने की उम्मीद नहीं की जा सकती जो अनियोजित कॉलोनियों में बसे वोटों के कारण जीत हासिल करते हों या फिर अनियमित कॉलोनियों को नियमित कराने की कोशिश कर अपना वोट बैंक बनाने की जुगत में लगे रहते हो। पिछले कुछ समय से आप देखिए शहरीकरण पर बातें तो खूब हो रही, लेकिन नगरों का सही तरह से नियोजन हो इसके लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इसके भी प्रयास नहीं किए जा रहे हैं कि शहरों का आधारभूत ढांचा टिकाऊ और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने तथा बढ़ती आबादी के बोझ को सहने लायक बने। यह स्थिति तब है जब सभी जान रहे हैं कि आने वाले समय में शहरों की आबादी तेजी से बढ़ेगी और शहर किसी भी राज्य और देश की अर्थव्यवस्था को बल देने का काम करेंगे। वास्तव में आज के युग में शहर आर्थिक विकास के इंजन है। यदि देश को तेजी से प्रगति करनी है और शहरी जीवन को सुविधाजनक बनाना है तो बेहतर नगर नियोजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है कि हाल में नगर नियोजन को लेकर आयोजित सम्मेलन में शहरों की मौजूदा और भावी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया गया है, क्योंकि बात तो तब बनेगी जब वास्तव में ऐसा किया जाएगा। संजय गुप्त के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। चलिए, ये सावन में शरारत करती बरसात अब रिमझिम के तराने नहीं सुनाती बल्कि उफनाती नदी नालों की खौफनाक हॉरर फिल्म दिखाती है। कमल किशोर सक्सेना ये हास्य पे कस रहे हैं एक तरह से। यह अंतरिक्ष क्षेत्र में भारतीय स्टार्टअप की संख्या आप देखिए 2022 में 100 और 2012 में कितनी थी? 1 थी। यहां भी एक कॉलम रहता है। नवीनता समय का प्रभाव तीनों कालों के साथ ही प्राचीनता नवीनता का भी निर्धारक है। इसी में बहता हुआ मनुष्य संघर्ष का कारण भी बनता और शांति का प्रतिष्ठापक भी। ये भी पढ़ सकते हैं, अच्छा कॉलम लिखा जाता है।
एक कचरा प्रबंधन की चुनौती। यह संतोषजनक कि शहरों में कचरा प्रबंधन की दृष्टि से उपयोगी मानी जाने वाली गोवर्धन योजना के प्रति राज्यों ने उत्साह दिखाया है। इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों में बायोगैस प्लांट की 79 प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई, लेकिन कोई भी समझ सकता है कि ऐसे प्लांट बड़ी संख्या में लगाने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता का रेखांकन इस वर्ष बजट में भी किया गया था। बजट में गोवर्धन योजना के तहत देश में 500 बायोगैस प्लांट लगाने की घोषणा की गई। स्पष्ट है कि इस योजना को गति देने की आवश्यकता है ताकि यथासंभव अधिक से अधिक गीले कचरे को बायोगैस में तब्दील किया जा सके, और इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि अभी बहुत कम मात्रा में गीले कचरे यानी फल, सब्जियां, अनाज आदि के अवशेष का सही से निस्तारण हो पाता है। और इसका एक बड़ा कारण यह है कि नगर निकायों के पास इस तरह के कचरे के निस्तारण के लिए उपयुक्त व्यवस्था ही नहीं है। स्थिति यह है कि वे गीले और सूखे कचरे को अलग अलग एकत्रित करने की भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। स्पष्ट है कि जब यह बुनियादी काम हो सकेगा तभी बायोगैस प्लांट उपयोगी साबित हो सकेंगे। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए जितना आवश्यक यह है कि नगर निकाय गीले कचरे को सही तरह एकत्रित कर बायोगैस प्लांट में उसका उपयोग करें, उतना ही यह भी है कि वे सूखे कचरे के निस्तारण की भी कोई उपयुक्त व्यवस्था करें। यह एक तथ्य है कि स्वच्छ भारत अभियान पर तमाम जोर दिए जाने के बाद भी कचरा प्रबंधन एक चुनौती बना हुआ है। और देश की राजधानी आप देखते हैं कि समेत अन्य महानगरों के पास कचरे के भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान तक नहीं है, और स्थान तक नहीं। परिणाम यह है कि महानगरों में कचरे के पहाड़ खड़े हो गए हैं। और यह समझा जाना चाहिए कि कचरा प्रबंधन तब तक चुनौती बना रहेगा जब तक उसके निस्तारण की ठोस व्यवस्था नहीं की जा सकती है। और यदि इस चुनौती का सामना नहीं किया जा सका तो फिर देश को स्वच्छ बनाने का अभियान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगा। ध्यान रहे कि शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने का एक कारण कचरे का सही तरह प्रबंधन ना हो पाना भी है। कचरा प्रबंधन के मामले में सरकारों को जैसी इच्छा शक्ति का परिचय देना चाहिए उसका अभाव देखने को मिल रहा है। हर कोई इससे परिचित है कि पॉलीथीन और प्लास्टिक का कचरा पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक है, लेकिन कोई नहीं जानता कि पॉलीथीन प्लास्टिक के उत्पाद क्यों बिक रहे हैं, जिन पर रोक लगाने की बात होती रहती है। इस प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अभी कचरे के निस्तारण की भी ठोस योजना बनाने का समय आ गया। इलेक्ट्रॉनिक कचरे की जनता को क्या मिला? आप किसी भी सदन के माननीय के साथ ऐसा कुछ करते हैं जिससे उन्हें विधायी कार्यों के निष्पादन में परेशानी हो तो विशेष अधिकार हनन का मामला बनता है। माननीय घर से सदन के लिए निकल रहे हैं और आप छींक आ जाए तो वे चाहें तो आप पर विधायी कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगा सकते हैं। ये बिहार में आप देखते हैं जो हुआ है उसी पर बातें हैं। एआई से बदलेगा मौसम विज्ञान। ग्लोबल वार्मिंग से हमारा ग्रह गर्म हो रहा है, महानगरों के स्तर में वृद्धि हो रही है और चरम मौसम की घटनाएं आम होती जा रही हैं। भयंकर चक्रवात जब जमीन में टकराते हैं तब तेज हवाओं और बारिश से भारी तबाही होती। कुछ दिन पहले ही दुनिया को अब तक की सबसे गर्म 3 दिनों का सामना करना पड़ा है। समूचा उत्तर भारत इस समय भारी वर्षा का प्रकोप झेल रहा है। विनाशकारी तूफान वर्षा या प्रचंड लू की समय पर सूचना मिलने पर मौसमी विपदाओं से होने वाले नुकसान कम किए जा सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि मौसम का सही पूर्वानुमान लगाना, विशेषकर दिन प्रतिदिन की घटनाओं की भविष्यवाणी करना आज भी एक बड़ी चुनौती है। मौसम की ज्यादा सटीक भविष्यवाणी करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद कर सकती है। नेचर पत्रिका में प्रकाशित 2 अलग अलग अध्ययनों में 2 एआई मॉडल की उपयोगिता का वर्णन किया गया है जो मौसम पूर्वानुमान में सुधार कर सकते हैं। पहली एआई आधारित प्रणाली को पंगु वेदर कहा जाता है। यह 1 सप्ताह पहले ही वैश्विक मौसम की भविष्यवाणी करने में सक्षम है। दूसरा मॉडल नाउकास्टनेट जो 6 घंटे पहले बारिश का सटीक भविष्यवाणी करता है। इससे विज्ञानियों को वास्तविक समय में मौसम के पैटर्न का बेहतर अध्ययन करने में मदद मिलेगी। अधिकांश देश मौसम भविष्यवाणी के लिए संख्यात्मक मॉडल का प्रयोग करते हैं जो वायुमंडल और महानगरों के कंप्यूटर मॉडल बनाने के लिए गणितीय समीकरणों का उपयोग करते हैं। संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमानों के डाटा का उपयोग भविष्य की मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। संख्यात्मक मॉडल में आप देखिए अक्सर बवंडर या ओलावृष्टि जैसे चरम मौसम के खतरों की भविष्यवाणी करने की क्षमता नहीं होती है। इसके अलावा पूर्वानुमान को तैयार करने में घंटों लग जाते हैं। पंगु मौसम मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए विज्ञानियों ने सिस्टम में 39 साल का वैश्विक मौसम डाटा इस तरह उसे तापमान, दबाव, गति का पूर्वानुमान लगाने के लिए तैयार किया गया। संख्यात्मक मौसम भविष्यवाणी पद्धति की तुलना में पंगु वेदर 10,000 गुना तेज था। पंगु वेदर 5 से 7 दिन पहले मौसम के मिजाज की भविष्यवाणी कर सकता है, लेकिन यह एआई मॉडल वर्षा का पूर्वानुमान नहीं लगा सकता जो चक्रवात और अन्य चरम घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए आवश्यक है। हालांकि दूसरा एआई मॉडल नाउकास्टनेट की इस कमी को दूर करता है। नाउकास्टनेट स्थानीय क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा के पैटर्न के विस्तृत और यथार्थवादी
विवरण पर ध्यान केंद्रित करता है। जीवन के हर क्षेत्र में एआई का विस्तार जारी है। यहाँ भी छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। तथ्यहीन आधार पर नैरेटिव बनाने का प्रयास। पिछले दिनों गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा के समय इस बात का बार बार उल्लेख किया गया कि कल्याण पत्रिका में महात्मा गांधी की हत्या पर कुछ भी नहीं प्रकाशित किया गया। ऐसा कहने वालों ने कल्याण पत्रिका तथा इसके तत्कालीन संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार को गांधी विरोधी करार दिया। उनके ऐसा कहने के पीछे ये पुस्तक गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया में उल्लिखित प्रसंग का सहारा लिया है, जबकि सच्चाई है कि पत्रिका में पोद्दार जी ने महात्मा गांधी से अपने विभिन्न मुलाकातों के बारे में लिखा है। विस्तार से बाद के अंकों में भी गांधी जी का लेखन कल्याण में प्रकाशित हुआ है। चलिए, भारत की समन्वय शक्ति के अधिष्ठाता देव शिव है, शिव भगवान। अब सावन भी चल रहा है। तकनीक के लिए पिछड़े संघर्ष की दास्तान। यह पुस्तक चिप से जुड़े विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझाती है और सेमीकंडक्टर उद्योग में आने वाले उतार चढ़ाव पर इस मोर्चे पर उभरने वाले महत्वपूर्ण पात्रों से भी परिचय कराती है। देख सकते हैं चीन का असली चरित्र। अमेरिका के आदिवासियों की पुकार। इस पुस्तक में संकलित लोक कथाएं अमेरिकी आदिवासियों की जीवन शैली पर आधारित है, जिनकी संरचनात्मक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए इसे रूपांतर किया गया है। ये किताबें मन हो तो खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप लोग। डिजिटल माध्यम से होगा सीमा पार भुगतान। G20 के समूह के वित्त मंत्रियों की बैठक में सहमति बनाने पर फोकस करेगा भारत। सहमति बनने से भारत की केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी और यूपीआई को मिलेगा प्रोत्साहन। पिछली बैठक में G20 देशों ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली में दिखाई थी दिलचस्पी। $2 ट्रिलियन का ट्रांजैक्शन होता है यूपीआई से भारत में हर वर्ष। मास्टर कार्ड वीजा को चुनौती दे सकता है यूपीआई। ये भी देखिए, अगले 5 वर्षों में $150 अरब का होगा फ्रेंचाइजी उद्योग। जो मार्केट आज ऊपर है वो कल नीचे आएगा ही। ये शेयर मार्केट की बात। ओएनडीसी को बढ़ावा देंगे राज्यों के नोडल अधिकारी। ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स की बात हो रही है। नई सेल्टोस को पहले दिन आप देखिए 13,424 बुकिंग मिली। किया इंडिया ने की बात हो रही है। सैमसंग गैलेक्सी M34 5G स्मार्टफोन की बिक्री शुरू हो चुकी है। पहली तिमाही में डी मार्ट को 659 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी को वापस लिया जाए। 127 गेमिंग कंपनियों के सीईओ ने सरकार को लिखा खुला पत्र। स्किल गेमिंग का जुआ सट्टेबाजी से अलग करने का भी आग्रह किया है। एफपीआई ने किया 1.33 लाख करोड़ का निवेश। आप देखेंगे। चलिए, ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। पीटीआई पर प्रतिबंध लगाया तो नई पार्टी बना चुनाव में उतरेंगे, इमरान खान कह रहे हैं। ये आप देखिए, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, इनके बुरे दिन चल रहे हैं आजकल, आप देख रहे हैं। रूस ने 2 पत्रकारों को बचाया, यूक्रेन पर हत्या का षड्यंत्र का आरोप है। और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून पहुंचे की मदद बढ़ाने की घोषणा की बात हो रही है। ये दक्षिण कोरिया आप लोग देखना चाहें ना तो देखिए, ये आप लोगों को दक्षिण कोरिया, ऊपर उत्तर कोरिया देखने को मिलेगी। इसी की बात हो रही है। खालिस्तान समर्थकों के हमले के खिलाफ भारतवंशियों ने अमेरिका में निकाली रैली। आप देखेंगे, खालिस्तान अलग देश बनाने की बात होती रहती है। पंजाब राज्य को आप देखते हैं, उत्तर प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा, इसमें हरियाणा का कुछ, दिल्ली का हिस्सा भी शामिल करने की बात करते रहते हैं। श्रीलंका में भारतीय रुपये का प्रयोग बढ़ाना चाहते हैं राष्ट्रपति विक्रम सिंघे। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से विकास कर रहा है भारत। कहा कि अगर भारत रुपया एक साझा मुद्रा बन जाता तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आप देखिए, श्रीलंका है, पाक जलमरू मन्नार की खाड़ी आप देखने को मिलेगी यहीं भारत श्रीलंका के बीच। इजरायली दूतावास के बाहर धर्मग्रंथ जलाने का फैसला बदला गया। चलिए, ईरान से जहाज़ों को बचाने की खाड़ी क्षेत्र में लड़ाकू विमान भेजेगा अमेरिका। सिंगापुर के भारतवंशी मंत्री ईश्वरन भ्रष्टाचार में गिरफ्तार, पासपोर्ट जब्त हुआ है, देख लीजिए। पॉप ने चीन की संघाई बिशप की नियुक्ति को मंजूरी दी है। ये अमेरिका में पटकथा लेखकों की हड़ताल। अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित एनबीसी यूनिवर्सल स्टूडियो में हड़ताल के दौरान आप देखिए नारेबाजी करते फिल्म पटकथा लेखक और अभिनेता। और आप देखिए, एनबीसी स्टूडियो और स्ट्रीमिंग सेवाओं के साथ नए अनुबंध पर चल रही बातचीत का सिलसिला खत्म होने के बाद विश्व के सबसे बड़े इस मनोरंजन उद्योग में कामकाज पूरी तरह से ठप है।
ये आप देखेंगे कि कैलिफोर्निया में दानावल, दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पश्चिम राज्यों में तमाम तापमान के खतरनाक स्तर पर पहुंचने से लोगों को भीषण और झुलसा देने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। ये आप देखते हैं खेल का क्षेत्र है और हमारे देश में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है क्रिकेट। पीवी सिंधु हारी, लक्ष्य सेन सेमीफाइनल में पहुंचे। ये आप देखिए अमेरिकी सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में। भारोत्तोलन चैंपियनशिप में चौथे दिन भारत का दबदबा। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में हो रही राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में चौथे दिन शनिवार को जूनियर सीनियर यूथ वर्ग महिला पुरुष के विभिन्न मैच खेले गए हैं। और भारत के अमरजीत गुरु ने 312 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक झोली में डाला है। और 89 किलोग्राम वर्ग में जूनियर में भारत की SK लाल बसीर ने 298 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय फुटबॉल टीम की एशियाई खेलों में संभावना कम है। अर्जुन ने कट ऑफ प्रवेश किया। भारतीय गोल पर हैं अर्जुन अटवाल। PGA टूर की कॉलिग कंपनी चैंपियनशिप के दूसरे दौर में आप देखिए 2 ओवर 72 का कार्ड खेलने के बाद कट ऑफ में जगह बनाने में सफल रहे हैं। दबंग दिल्ली को आप देखते हैं कि मिली हार। एशिया कप के 4 से अधिक मैचों की मेजबानी चाहता है पाकिस्तान। प्रियांक पंचाल की पारी से आप देखते हैं कि पश्चिम क्षेत्र की आशा जगी। रैंकिंग सीरीज में संगीता ने जीता कांस्य। मुरली श्रीधरन ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है। जनता मंतर पर आप देखिए WFI प्रमुख ब्रिजभूषण शरण सिंह के विरोध प्रदर्शन करने वाली 6 पहलवानों में शामिल हैं संगीता फोगाट ने। ये शनिवार को यहाँ हंगरी रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में गैर ओलंपिक 59 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। विंबलडन जीतने वाली पहली गैर वरीय खिलाड़ी बनी वोंड्रोसोवा। ये महिला सिंगल्स के फाइनल में 6ठी वरीय जोबियो को सीधे सेटों में हराया। करियर में पहली बार जीता है ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी इन्होंने। जोकोविच के रिकॉर्ड में ग्रैंड स्लैम के सामने अलकराज की चुनौती है। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये महिलाओं में आप देखते हैं कौन कौन जीती हैं। वोंड्रोसोवा। ये हरियाणा स्वाभिमानी लोगों का प्रदेश है, मुफ्त में कुछ नहीं लेते, मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं, क्योंकि अगले साल इनके यहाँ भी चुनाव है। तो अगर मुफ्त की बात होने लगी तो इन्हें भी धोखा मिल सकता है। तो ये भी पूर्वोत्तर में किसानों की तस्वीर बदल रहे हैं 2 भाई। ये पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम के किसानों की तस्वीर और बदलने का बीड़ा उठाया 2 भाइयों के अभिमन्यु अभिनंदन ढगाल ने। पारंपरिक फसलों के बजाय किसानों को वहाँ की स्थानीय फसल याकान ग्राउंड एप्पल की खेती का तरीका बताकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने का रास्ता। गीता के हुनर से सजी गांव की गीता तेरा गांव बड़ा प्यारा। झारखंड के दुमका की आदिवासी किशोरी गीता मरांडी के कठलिया गांव को देखकर हर कोई अब यही कह रहा है, इस गांव के हर दर ओ दीवार को इस किशोरी ने कूची और रंग लेकर अपनी कल्पनाओं से रंग दिया है। चलिए अच्छी बात है, देख लीजिए। देश की पहली साइड स्विंग रिवॉल्वर, प्रबल वजन में हल्की वार भी अचूक। छोटे हथियारों में आप देखिए मिश्र धातु का किया गया था प्रयोग। इसमें सेरेमिक प्रिंट होने की लुक में बेहतर थी। -30 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी निशाना लगाने में सक्षम था। 50 मीटर तक फायरिंग रेंज 15 अगस्त तक होगी लॉन्च। ये 48 घंटे तक यह कीचड़ और पानी के संपर्क में आने पर भी सुरक्षित रहती है। अच्छी बात है, इसे भी देख लिया करिएगा। यहाँ भी आप देखते हैं जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिलते हैं। अपोलो 11 अंतरिक्षयान से चांद के लिए रवाना हुए नील आर्मस्ट्रांग। 1969 में आज ही अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस को अपोलो 11 अंतरिक्षयान से चांद के सफर पर भेजा गया था। यह चंद्रमा की सतह पर पहला मानव युक्त मिशन था। 20 जुलाई को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने थे। फ्रांस और इटली के बीच शुरू हुई दुनिया की सबसे गहरी सुरंग। 1965 में आज ही फ्रांस और इटली को जोड़ने वाली 11.6 किलोमीटर लंबी मॉन्क ब्लैंक सुरंग की औपचारिक शुरुआत हुई थी। 2480 मीटर चट्टान से ढकी माउंट ब्लैक पहाड़ों में सबसे गहराई में बनी सुरंग है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर इस सुरंग में बनाने में 6 साल लगे थे। दुनिया के महान हॉकी खिलाड़ी में गिने जाते हैं धनराज पिल्ले। हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले का जन्म 1968 में आज ही पुणे में हुआ था। बचपन में ही टूटी हुई हॉकी से खेलना शुरू किया। 1989 में अल्विन एशिया कप में अपनी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी की शुरुआत की। 1998 में एशियाई खेलों और 2003 में हॉकी एशिया कप में जीतकर दिलाकर भारतीय हॉकी
का स्तर ऊंचा किया। कैरियर में उन्होंने 330 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगभग 170 गोल किए। धनराज 4 ओलंपिक, 4 विश्व कप और 4 चैंपियनशिप ट्रॉफी और 4 एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। विज्ञानियों ने खोज निकाली पिज्जा की 2000 साल पुरानी पेंटिंग। पिज्जा की पिज्जा दुनिया की सबसे लोकप्रिय फास्ट फूड में से एक है। कई देशों में पिज्जा डे भी मनाया जाता है। पिज्जा का इतिहास करीब 2100 साल पहले यूनान से शुरू हुआ था। ईसा से आप देखते हैं, ईसा से 100 साल पहले यूनान में फ्लैट ब्रेड बनाई जाती थी जिसे प्लेक प्ले प्लेक उन्टोज कहा जाता था। आधुनिक पिज्जा को इटली की देन माना जाता है। प्राचीन शहर में पोम्पेई में खुदाई के दौरान एक घर की दीवार पर पिज्जा की पेंटिंग पाई गई जो लगभग 2000 साल पहले माउंट वेसुवियस के विस्फोट से नष्ट हो गई थी। भित्ति चित्र पहली से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच हो सकती है। ये आप देखिए, इटली के शहर पोम्पेई में खुदाई के दौरान टूटी हुई दीवार पर मिली पिज्जा की पेंटिंग। 16वीं सदी में इटली के शहर नेपल्स में हुई आधुनिक पिज्जा की शुरुआत। यूनान, इटली, अमेरिका आदि देशों में होते हुए भारत पहुंचा पिज्जा। टम्पिंग में उपयोग होता था घोड़ी के दूध से बना चीज और सस्ता भोजन की तलाश में श्रमिकों के लिए बनाया गया था पिज्जा। 94% अमेरिकी माह में कम से कम एक बार पिज्जा खाते हैं। 5 अरब पिज्जा बेचे जाते हैं हर साल पूरी दुनिया में। 18 जून 1996 को सबसे पहले पिज्जा हट ने बेंगलोर से भारत में पिज्जा चेन की शुरुआत की थी। इटली से अमेरिका पहुंचा था पिज्जा। 19वीं सदी के अंत तक इटली से अमेरिका आने वालों लोगों की संख्या बढ़ गई थी। ये पिज्जा की रेसिपी भी अमेरिका ले गए थे। 1996 में आया था पिज्जा। यूनान, इटली, अमेरिका आदि देशों में होते हुए पिज्जा 18 जून 1996 को भारत पहुंचा था। पिज्जा हट ने भारत में पहला आउटलुक बेंगलोर में खुला था। 1996 आमदनी की डोमिनोज पिज्जा का पहला आउटलेट नई दिल्ली में खुला था। 134 अरब डॉलर यानी कि 9,300 करोड़ रुपए 9,300 अरब डॉलर सालाना की पिज्जा इंडस्ट्री है दुनिया भर में। 19वीं सदी के अंत तक इटली से अमेरिका आने वाले लोगों की संख्या बढ़ी। 1905 में न्यूयॉर्क सिटी में पिज्जा सर्व करने वाला पहला रेस्टोरेंट लोम्बार्डी हुआ था। 1950 के दशक में अमेरिका में फ्रोजन पिज्जा की शुरुआत हुई। 1960 में अमेरिका में पिज्जा की मशहूर कंपनी डोमिनोज की नींव पड़ी थी। पृथ्वी के नीचे की जमीन लगातार हो रही गर्म। भूमिगत जलवायु परिवर्तन की घटनाएं बढ़ रही हैं और नागरिक बुनियादी ढांचा के लिए तैयार नहीं है। रोशनी से नहाया पेरिस, फ्रांस में बस्ती दिवस समारोह की बात हो रही है। ये डराने वाली चीजों से आंखें चुराने का पता चला, ये अनुसंधान कर रहा है। आपने गौर किया होगा कि लोग अक्सर फिल्म देखते वक्त डरावना दृश्य आने पर आंखें बंद कर लेते हैं। साथ ही खतरा आने पर आप देखिए उससे आंखें चुराकर पीछे मुड़कर भागने पर मजबूर हो जाते हैं। टोक्यो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मक्खी के दिमाग पर अध्ययन में पाया कि ऐसी परिस्थिति न्यूरॉन एक केमिकल टैकिनिन पैदा करती है। यह केमिकल डरावनी स्थिति से बचने के लिए मक्खियों की उड़ान को नियंत्रित करती है। पूरे परिवार एक ही जन्मतिथि से बना रिकॉर्ड। कभी इस्लामाबाद की कभी सहयोग से देखें जाते हैं कि जिन पर विश्वास कर पाना मुश्किल होता है। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही सहयोग देखने को मिला है। लड़काना में एक परिवार के सदस्यों ने एक बात समान है, वे सभी 1 अगस्त को पैदा हुए। देख लीजिए। मक्के के खेत में तूतन खामुन की आकृति में बनाई भूल भुलैया, इंग्लैंड की यार्क में। ये आप देखिए, मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना है तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपके कोई सवाल हो, सुझाव हो मेरे लिए तो आप लोग भेज सकते हैं। और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा बनी हुई है। आप लोग मेहनत करते रहिए और आज रात 9 बजे आप लोग जरूर जुड़िएगा।